प्राणों से भी प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे ब्रिटेन के संविधान की संवैधानिक परंपराओं की। क्या? संवैधानिक परंपराओं की। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि चाहे दुनिया का कोई भी संविधान क्यों ना हो, यदि हम उस देश की राज्य व्यवस्था को ठीक से समझना चाहते हैं, उस देश के संविधान को ठीक से समझना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम हमें देखना होगा कि वहां का संविधान लिखित है या अलिखित है। नंबर एक बात। दूसरी बात ये भी देखनी होगी कि वहां का जो संविधान है वह निर्मित है या विकसित है। तो ब्रिटेन का संविधान क्या है भाई? अलिखित संविधान है, विकसित संविधान है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है तो फिर वहां की राज्य व्यवस्था का संचालन कैसे होता होगा? मतलब ब्रिटेन के पॉलिटिकल सिस्टम का, राज्य व्यवस्था का संचालन कैसे होता होगा? तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि ये बात सत्य है कि वहां का संविधान अलिखित है, परंतु यह भी तो सत्य है कि दुनिया का चाहे कोई भी संविधान क्यों ना हो, किसी भी देश का संविधान क्यों ना हो, वह ना तो पूर्ण रूप में लिखित होता है, ना पूर्ण रूप में अलिखित होता है। किसी देश का संविधान यदि लिखित है तो उसमें कुछ परंपराएं पाई जाती हैं, और यदि किसी देश का संविधान अलिखित है तो वास्तविक रूप में वहां परंपराओं के होते हुए भी कुछ लिखित अंश भी पाया जाता है। यही बात ब्रिटेन के ऊपर भी लागू होती है कि ठीक है, वहां का संविधान अलिखित है, वहां की राज्य व्यवस्था का संचालन संवैधानिक परंपराओं के आधार पर किया जाता है, लेकिन इसी के साथ में यह भी सत्य है कि वहां पर संविधान के अंतर्गत कुछ अंश लिखित भी है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, 1911 का संसदीय अधिनियम है जो कि लिखित है, 1949 का संसदीय अधिनियम है जो कि लिखित है, इसी के साथ में 1958 का जीवन पर्यंत पीआर अधिनियम है, ये भी लिखित है। तो कहने का मेरा भावार्थ ये है कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो ब्रिटेन के संविधान में आज कुछ अंश लिखित भी है, परंतु ज्यादातर अंश अलिखित है, इसलिए हम ये कहेंगे कि वहां का संविधान अलिखित है। अब अलिखित है तो इसका मतलब वहां की राज्य व्यवस्था का, पॉलिटिकल सिस्टम का, मतलब सरकार का, संकुचित शब्दों में कहें तो उसका जो संचालन होगा किससे होगा भाई? संवैधानिक परंपराओं से। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब हम सोशल सिस्टम का, समाज व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो उसके अंतर्गत हम ये पाते हैं, देखते हैं कि परंपराएं तो कितने प्रकार की होती हैं। जैसे समाज व्यवस्था में हम देखते हैं सामाजिक परंपराएं भी होती हैं, आर्थिक परंपराएं भी होती है, धार्मिक परंपराएं भी होती है, सांस्कृतिक परंपराएं भी होती है, परिवार से संबंधित परंपराएं भी होती हैं, अन्य गतिविधियों से संबंधित परंपराएं भी होती है। तो क्या हमें यहाँ सभी परंपराओं का अध्ययन करना है? नो, यहाँ हम केवल ब्रिटेन की जो संवैधानिक परंपराएं उनकी बात करेंगे। क्या? वास्तव में ब्रिटेन की राज्य व्यवस्था का जो संचालन होता है वह इन परंपराओं के आधार पर होता है, इसलिए इन्हें संवैधानिक परंपराएं कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगली बात क्या है, ध्यान देंगे, वास्तविक रूप में देखा जाए तो ब्रिटेन का संविधान सभी संविधानों की जननी है, सभी संसदों की जननी है। इसी के साथ में संविधान के बारे में यह भी कहा जाता है कि ब्रिटेन का संविधान संयोग और विवेक की संतान है। तो ये कुछ बातें जो कि हम प्रत्येक टॉपिक वाइज ये सारी बातें समझाएंगे। यहाँ तो आज हम केवल संवैधानिक परंपराओं की बात करेंगे। तो सबसे पहली बात ये आती है कि भाई संवैधानिक परंपराएं होती ही क्या है? ध्यान दें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, वास्तव में जो संवैधानिक परंपराएं हैं वो राजनीतिक आचरण के नियम है। इतना ध्यान रखेंगे आप। क्या? राजनीतिक आचरण के नियम है। मतलब ब्रिटेन की राज्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए वहां राजनीतिक आचरण के कुछ नियम हैं। ये नियम ही संवैधानिक परंपराएं कहलाते हैं भाई। जैसे वहां सम्राट से संबंधित परंपराएं हैं, संसद से संबंधित परंपराएं हैं, मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं हैं, राष्ट्रमंडल से संबंधित परंपराएं। तो कहने का मेरा भावार्थ ये है कि वास्तविक रूप में वहां व्यवस्थापिका और कार्यपालिका किस रूप में किन नियमों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगी। तो जो ये नियम है वो नियम ही क्या है? संवैधानिक परंपराएं हैं। समझ गए? मतलब मेरा कहने का भावार्थ ये है कि
कि ब्रिटेन की राज्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए वहां पर चूंकि कोई आर्टिकल अनुच्छेद तो है नहीं, ऐसी स्थिति में वहां राजनीतिक आचरण के कुछ नियम हैं जिनके आधार पर वहां की संपूर्ण राज्य व्यवस्था संचालित की जाती है। ये मेरे कहने का भावार्थ ये कि वास्तव में जैसे व्यक्ति के जीवन में आदत या स्वभाव का महत्व होता है, हैबिट्स, क्या कह रहा हूं, जैसे व्यक्ति के जीवन में आदत और स्वभाव का महत्व होता है, उसी प्रकार से राज्य के जीवन में संवैधानिक परंपराओं का महत्व होता है। भाई हम दूसरे रूप में कहें तो जिस प्रकार से हम भवन का निर्माण करते हैं तो भवन के निर्माण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, सीमेंट की होती है। उसी प्रकार से वास्तविक रूप में राज्य व्यवस्था में भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, संवैधानिक परंपराओं की होती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, केवल परंपराएं नहीं बोल रहा हूँ, संवैधानिक परंपराओं की होती है, जिनको कि वास्तव में अभिसमय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिसमय भी कहा जाता है। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो क्लियर हो गया, भवन निर्माण में जैसे सीमेंट का महत्वपूर्ण रोल होता है, उसी प्रकार से वास्तविक रूप में राज्य व्यवस्था के संचालन में किसका रोल होता है ब्रिटेन में, संवैधानिक परंपराओं का। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लेते हैं, परिभाषा। डायसी क्या कह रहे हैं इसके बारे में, किसके बारे में, संवैधानिक परंपराएं है क्या, ठीक है। डायसी कह रहे हैं कि ये मीन संवैधानिक परंपरा, ये ढंग निर्धारित करने वाले, ध्यान देंगे, ये ढंग निर्धारित करने वाले नियम है। देखो फिर वही बात आ रही, चाहे डायसी की परिभाषा और जिनकी परिभाषा और किसी अन्य विद्वान की परिभाषा, मूल बात तो एक ही आएगी, निचोड़ एक ही होगा, निष्कर्ष एक होगा, क्या कि वास्तव में संवैधानिक परंपराएं राजनीतिक आचरण के नियम हैं जिनके द्वारा राज्य व्यवस्था का, किसका, ब्रिटिश राज्य व्यवस्था का संचालन किया जाता है। मतलब संपूर्ण गतिविधियां इनके आधार पर होती है, इन नियमों के आधार पर होती है, ठीक है। तो क्या है ये ढंग निर्धारित करने वाले नियम है जिस ढंग से सम्राट के स्वेच्छाचारी अधिकारों का प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो संपूर्ण राज्य व्यवस्था का जो संचालन होता है वह इन नियमों के द्वारा ही होता है, जो कि लिखित नहीं है बल्कि अलिखित है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं मैं, भाई इसका सामान्य अभिप्राय तो समझ में आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, डेफिनेशन परिभाषा कितनी विद्वानों की कितनी ही दी है, लेकिन हमें तो यहाँ इसको समझना है। तो आप क्या समझे भाई, सामान्य अभिप्राय है कि संवैधानिक परंपराएं वास्तव में राजनीतिक आचरण के नियम है कि एक कार्यपालिका को, व्यवस्थापिका को जो कार्य करने हैं उन कार्यों का जो मूल आधार होगा ये परंपराएं ही होंगी, ये नियम ही होंगे। इन नियमों को ध्यान में रखते उनके द्वारा अपने कार्य किए जाएंगे। मतलब मैं फिर कहना चाहूँ, देखो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका किस रूप में कार्य करेंगी, किन नियमों के अधीन रहते हुए कार्य करेंगी, यही क्या है, परंपराएं हैं। अब यहाँ चूंकि मैंने न्यायपालिका का नाम लिया है तो वास्तविक रूप में यहाँ देखें हम तो 2009 से पहले लॉर्ड सभा के द्वारा न्यायिक कार्य किया जाता था, लेकिन 2009 के अंतर्गत वास्तविक रूप में स्वतंत्र न्यायपालिका की वहां पर व्यवस्था कर दी गई है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके लिए हम लॉर्ड सभा का जो अलग से वीडियो बनाएंगे उसमें संपूर्ण बातें बताएंगे। अब ध्यान दें, एक विद्वान है J.S. मिल, ये देखो एग्जाम में निश्चित रूप में पूछा जाता है। क्या कह रहा हूं मैं, J.S. मिल मतलब जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल संवैधानिक परंपराओं के बारे में क्या कह रहे हैं कि ये संवैधानिक परंपराएं अलिखित सूत्र हैं। कितनी अच्छी परिभाषा है इनकी, बिल्कुल संक्षिप्त। क्या कह रहे हैं कि ये अलिखित सूत्र हैं। इसका मतलब क्या है कि राज्य व्यवस्था को संचालित करने के ये सूत्र हैं जो लिखित नहीं है बल्कि अलिखित है। भाई यहाँ जो हम परंपराओं के प्रकार लेंगे ना, भाई सम्राट से संबंधित है, इसके साथ में संसद से संबंधित है, मंत्रिमंडल से संबंधित है, तो ये जो मैंने यहाँ बिंदु बना रखे यही सूत्र है। ये क्या, ये अलिखित सूत्र है, मतलब इनसे संबंधित कोई अनुच्छेद नहीं है। आपसे पूछा जाए कि ब्रिटेन के संविधान में कितने अनुच्छेद है तो आप क्या कहेंगे, एक भी अनुच्छेद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहां का संविधान अलिखित है। अलिखित है तो फिर राज्य व्यवस्था का संचालन कैसे होगा, इन सूत्रों के द्वारा, इन अलिखित सूत्रों के द्वारा, जिनको ही क्या कहा जाता है, संवैधानिक परंपराएं। तो J.S. मिल क्या करें, ये अलिखित सूत्र है। एक विद्वान हो रहे हैं एंसन, नोट कीजिएगा, एंसन क्या करें इनके बारे में, जो संवैधानिक परंपराएं क्या है, संविधान की रूढ़ियां है। क्या कहे इन्होंने,
एलिसन क्या कह रहे हैं कि संवैधानिक परंपराएं संविधान की रूढ़ियां हैं। क्या है? संविधान की रूढ़ियां हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। इन दोनों में से किसी न किसी रूप में एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब एक विद्वान हो रहे हैं एस ई फाइनर। क्या? एस ई फाइनर। एस ई फाइनर क्या कह रहे हैं? इन संवैधानिक परंपराओं को समझाते हुए ध्यान देंगे कि ये मतलब संवैधानिक परंपराएं राजनीतिक आचरण के नियम हैं। भाई मूल बात तो यही है। क्या है ये? राजनीतिक आचरण के नियम है, मतलब राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित ये नियम है। हम इसको दूसरे रूप में कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में संवैधानिक परंपराएं राजनीतिक खेल के नियम है, पॉलिटिकल गेम, राजनीतिक खेल के नियम है कि जो राजनीतिक खेल खेला जाएगा वह इन नियमों के अनुरूप खेला जाएगा। और ये नियम भाई लिखित नहीं है, ये क्या है? अलिखित है। इसलिए क्या है? ये परंपराएं हैं। तो ध्यान दें, फाइनल क्या करें कि राजनीतिक आचरण के नियम है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बात क्लियर होगी। मतलब संवैधानिक परंपराएं क्या है? आप इतना ही ध्यान रखेंगे कि संवैधानिक परंपराएं वास्तविक रूप में राजनीतिक आचरण से संबंधित नियम है या वास्तविक रूप में राजनीतिक खेल के नियम है। अर्थात राजनीतिक जीवन से संबंधित जो कार्य किए जाएंगे या जो गतिविधियां होंगी उनका निर्धारण वास्तविक रूप में इन परंपराओं के द्वारा, इन अलिखित सूत्रों के द्वारा, क्या इन अलिखित सूत्रों के द्वारा, इन संविधान की रूढ़ियों के द्वारा होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। ये बात भी सत्य है कि वास्तविक रूप में ब्रिटेन का जो संविधान है वह हम कहेंगे एंग्लो सैक्सन काल से लेकर हैनोवर काल तक लगभग 1400 वर्षों के विकास का परिणाम है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। एक बात और कहूंगा मैं कि वास्तविक रूप में जो ब्रिटेन का संविधान है उसके विकास की गाथा एक ही है। एक बिंदु में कहूंगा मैं, विकास की गाथा एक ही है। क्या है कि वास्तव में ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र से वैधानिक राजतंत्र की ही ये गाथा है कि सर्वप्रथम वहां एंग्लो सैक्सन काल के अंतर्गत, क्या कह रहा हूं, एंग्लो सैक्सन काल के अंतर्गत निरंकुश राजतंत्र था और धीरे 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 आज हम देखते हैं तो वास्तविक रूप में वहां पर वैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई है। अर्थात आज वास्तविक रूप में वहां पर राजा के हाथों में किसी भी रूप में कोई शक्ति शेष नहीं है। इसलिए वहां के राजा के बारे में कहा भी जाता है कि ब्रिटेन का राजा स्वर्णिम शून्य मात्र है। स्वर्णिम शून्य मतलब ब्रिटेन का राजा रहता तो सोने के महल में है, लेकिन राजनीतिक शक्ति की दृष्टि से वह खाली खाली है। राजनीतिक शक्ति की दृष्टि से शून्य है, मतलब राजा के हाथ में कोई शक्ति नहीं है। तो यहाँ निरंकुश राजतंत्र से और वैधानिक राजतंत्र तक की विकास की जो गति है वास्तविक रूप में देखा जाए तो किसका रोल रहा है वहां पर? इन परंपराओं का ही रोल रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब भाई देखो, यदि किसी विद्यार्थी को अभी तक ये बात समझ में नहीं आई है कि संवैधानिक परंपराएं होती क्या है, तो इसको हम ध्यान दें, इसका पहला पार्ट बना रहे हैं क्या कि कानून और परंपराओं में क्या अंतर है। भाई अगर हम परंपराओं को नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका सबसे अच्छा विकल्प है कि कानून और परंपराओं में अंतर होता है। अगर ये अंतर को समझ गए तो इसका अभिप्राय समझ में आ ही जाएगा। क्या है देखिएगा, दूसरा पहला पार्ट इसका क्या ले रहे हैं, पहला तो यहाँ हम देखेंगे, इसकी परिभाषा बता दी, उसके बाद में ले रहे हैं हम बिंदु बना रहे हैं। पहला क्या है, कानून और परंपराओं में अंतर। ठीक है, अब कानून और परंपराओं में अंतर क्या है देखिएगा, बिंदु बनाइए। पहला अंतर क्या है, वास्तविक रूप में कानूनों का निर्माण संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो परंपराएं हैं वो संयोगवश उत्पन्न होती हैं। क्या कह रहा हूं मैं, संयोगवश उत्पन्न होती हैं। ये बात आपको ध्यान रखना। दूसरा बिंदु क्या बनाएंगे इसके बारे में, अंतर के बारे में, भाई कानून लिखित होते हैं, परंपराएं अलिखित होती हैं। दूसरा अंतर क्लियर हो गया क्या, कानून लिखित होते हैं और परंपराएं अलिखित होती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और तीसरा अंतर क्या हो गया भाई, जो कानून है वो न्यायालय द्वारा लागू करवाए जाते हैं जबकि परंपराएं न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाई जा सकती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद में चौथा जो अंतर है वो क्या है कि कानून, आप सुन देखिएगा, कानून निश्चित और स्पष्ट होते हैं। नोट कीजिएगा, कानून निश्चित और स्पष्ट होते हैं और कई बार जो परंपराएं होती हैं वो निश्चित नहीं होती हैं, अनिश्चित होती हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो कहने का मेरा यहाँ भावार्थ ये है कि एग्जाम में प्रश्न पूछ भी लिया जाता है कि कानून और संवैधानिक परंपराओं में कोई 3 या 4 अंतर बताइए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये बातें क्लियर होगी, इसमें ज्यादा समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद में दूसरी जो बात लेंगे, इसका दूसरा पार्ट जो सबसे महत्वपूर्ण है जिसका कि हमें अध्ययन करना ही है, और वो क्या है, परंपराओं के प्रकार।
मतलब ब्रिटेन के अंतर्गत जो संवैधानिक परंपराएं हैं उसके कितने प्रकार है? तो मुख्यतः इसके 3 प्रकार होते हैं। देखो, सम्राट से संबंधित परंपराएं, संसद से संबंधित परंपराएं, नोट करें बेटा, सम्राट, संसद और मंत्रिमंडल। देखो, मैं ये कहना चाहूंगा एक बात कि जब ब्रिटेन का संविधान वास्तव में अलिखित है, कोई अनुच्छेद है नहीं, और यहां हम ये बात देख रहे हैं कि परंपराओं के प्रकार कितने हैं, तो भी सीधी सी बात है, वास्तव में वहां व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अपने कार्य करते समय किन किन नियमों को ध्यान में रखना है, यही परंपराओं के प्रकार हैं भाई। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि वास्तव में यदि आप इन परंपराओं को समझ जाते हैं तो समग्र रूप में भाई यही तो ब्रिटेन का संविधान है, यही तो ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम है। क्या सम्राट, संसद ले लिया हमने, तो वास्तव में व्यवस्थापिका आ गई भाई। व्यवस्थापिका का निर्माण किससे हो रहा है? संसद, दोनों सदनों से, और भाई सम्राट से। इसके बाद मंत्रिमंडल क्या भाई? कार्यपालिका। अब बच गया न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या? यहाँ तो संसद का दूसरा सदन है, लॉर्ड सभा, विशेषकर 2009 से पहले इसके द्वारा ही न्याय कार्य किया जाता था। ये बात सत्य है कि आज अलग से न्यायपालिका की व्यवस्था कर दी गई है, मगर 2009 से पहले तो वास्तविक रूप में इसके द्वारा कार्य किया जाता था। किसके द्वारा? लॉर्ड सभा के द्वारा। तो कहने का मतलब ये है कि समग्र रूप में जो परंपराओं के प्रकार हैं वही ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम है। देखिएगा, अगर आपको ब्रिटेन का संविधान समझना है तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ आपको केवल बिंदु रूप में नहीं लेना है। 9, यदि ये बातें समझ रहे हैं तो मैं कह रहा हूं ब्रिटेन की संपूर्ण राज्य व्यवस्था को आप समझ सकते हैं, ब्रिटेन के संपूर्ण संविधान को समझ सकते हैं, क्योंकि मूलतः वहां का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो वही इसके अनुरूप ही तो कार्य करेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, सबसे पहला जो प्रकार बता रहे हैं हम, वो क्या है? सम्राट से संबंधित परंपराएं। कहने का भावार्थ ये है कि वास्तविक रूप में वहां का जो राजा है वह जो कार्य करेगा, कार्य करते समय किन किन परंपराओं को ध्यान में रखेगा। मतलब सम्राट से संबंधित कौन कौन सी परंपराएं हैं, इनको आप नोट कीजिएगा। पहला बिंदु क्या बनाएंगे? सम्राट से संबंधित परंपराएं। ठीक है बेटा, आप सम्राट से संबंधित परंपरा नोट करेंगे। पहली परंपरा क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है कि सम्राट लोक सदन में, लोक सदन क्या है बेटा? देखो, ब्रिटिश संसद द्विसदनात्मक है, मतलब ब्रिटेन की संसद में वास्तविक रूप में 2 सदन है, लोक सदन और लॉर्ड सभा। क्लियर? तो यहाँ जो लोक सदन है वह जनता का प्रतिनिधि सदन है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, सम्राट लोक सदन में बहुमत दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करेगा और उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। समझ गए इसका मतलब? मतलब कहने का भावार्थ ये कि सम्राट वास्तविक रूप में, जिसे वास्तविक रूप में लोक सदन में जिस दल को बहुमत मिला है उसके नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करेगा, और जो उसका नेता है, जिस दल को बहुमत मिला है, उस नेता को ही क्या करेगा? ये प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। तो भाई बताइए, यहाँ वास्तव में सम्राट क्या अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है? नहीं, ये तो तय हो गया है कि जो बहुमत में होगा उसका जो नेता होगा वही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। तो ये निश्चित है भाई परंपरा। अब आप देखिएगा, हमारे भारत में भी ब्रिटेन की तरह संसदात्मक प्रणाली को अपनाया गया है, क्लियर बात तो। और मैं ये कहूंगा कि वहां पर जो अलिखित रूप है हमारे भारत में, उसी को लिखित रूप दे दिया गया है। मतलब ज्यादातर बातें हमारे भारत के संविधान में यूं की यूं स्वीकार की गई है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जो परंपरा है वहां ब्रिटेन में, हमारे भारत में भी ऐसी व्यवस्था है। क्लियर है बात, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी परंपरा क्या है कि सम्राट मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा, ये दूसरी परंपरा है। अर्थात वास्तविक रूप में वहां भी परंपरा बन गई है कि सम्राट मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा, बल्कि कौन करेगा मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता? प्रधानमंत्री करेगा। ध्यान रखना ये बात, ठीक है। अब ऐसा क्यों? वास्तविक रूप में एक संयोग ही तो था। ये क्या संयोग था कि जब जॉर्ज प्रथम और द्वितीय अंग्रेजी भाषा नहीं जानते थे, तो ऐसी स्थिति में समस्या ये खड़ी हो गई
कि भैया अब मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करे, तो वहां सबसे जो सीनियर व्यक्ति था मंत्रिमंडल में, जिसका नाम था सर रॉबर्ट वालपोल, क्या कर रहा हूं, सर रॉबर्ट वालपोल, तो उसे निमंत्रित किया गया कि भाई आप मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कीजिएगा। और तभी से ये माना गया कि अब मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करेगा, सम्राट नहीं करेगा, और उसी को ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री मान लिया गया। इसका मतलब प्रधानमंत्री का पद, मंत्रिमंडल, ये वास्तविक रूप में संयोगवश अस्तित्व में आती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला जो इसका परंपरा है वो क्या है भाई, कि जो सम्राट है वो वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आज हम देखते हैं लगभग 315 वर्ष हो गए, 315 वर्ष हो गए सम्राट ने कभी भी वीटो का प्रयोग नहीं किया है। मतलब संसद के द्वारा जब कोई विधेयक पारित कर दिया जाता है और सम्राट के पास भेजा जाता है तो सम्राट ने वहां वीटो का प्रयोग नहीं किया है। अतः अब वहां ये परंपरा बन गई है कि सम्राट कभी भी वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। क्लियर है बात? चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। अगली परंपरा क्या है? संपूर्ण प्रशासन मंत्रियों के परामर्श से करेंगे। ध्यान देंगे, संपूर्ण प्रशासन मतलब जो सम्राट है वास्तविक रूप में संपूर्ण प्रशासन से संबंधित जो कार्य है वह वास्तविक रूप में मंत्रियों के परामर्श से करेंगे। मतलब सम्राट मंत्रियों से परामर्श लेकर कोई कार्य करेंगे। ये तो सच्चाई है कि ब्रिटेन में सर्वे सारा मंत्रिमंडल ही है भाई, राजा के हाथों में कुछ है ही नहीं आज। तो ये भी एक परंपरा है वहां पर। अगली जो परंपरा है वो क्या है, नोट कीजिएगा, 5वीं, लोक सदन को प्रधानमंत्री के परामर्श से ही भंग करेंगे। मतलब सम्राट यदि लोक सदन को भंग करते हैं तो प्रधानमंत्री के परामर्श से ही भंग करेंगे। ये वहां पर परंपरा है। ये नहीं है कि स्वयं के विवेक से उन्होंने लोक सदन को भंग कर दिया, नहीं, प्रधानमंत्री से परामर्श अवश्य लिया जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगली परंपरा क्या है, 6ठी, नोट कीजिएगा, प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर सम्राट विरोधी दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने को आमंत्रित करेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 6ठी जो परंपरा है वो क्या है, राजा से संबंधित, फिर से बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर सम्राट विरोधी दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने को आमंत्रित करेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया सम्राट से संबंधित परंपराएं। मतलब सम्राट जो अपने कार्य करेगा वह वास्तविक रूप में जो ये राजनीतिक आचरण के नियम है, ये जो अलिखित सूत्र है, इनको ध्यान में रखते हुए करेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है भाई। दूसरा जो इसकी परंपरा है वो क्या है, संसद से संबंधित परंपराएं। ठीक है, अब संसद से संबंधित परंपराएं क्या है, ध्यान दें। पहली है कि संसद का जो अधिवेशन है वह 1 वर्ष में 1 बार अवश्य होगा। नोट कीजिएगा, संसद का अधिवेशन 1 वर्ष में 1 बार आवश्यक रूप से होगा ही होगा। क्लियर? दूसरी परंपरा क्या है, लोक सदन का अध्यक्ष राजनीतिक दृष्टि से निर्दलीय होता है। नोट कीजिएगा, क्या कह रहा हूं मैं, लोक सदन का अध्यक्ष जिसे स्पीकर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्पीकर कहा जाता है। लोक सदन का अध्यक्ष राजनीतिक दृष्टि से निर्दलीय होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगली परंपरा क्या है भाई, इसके बारे में नोट कीजिएगा, कानून बनने से पहले प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन आवश्यक है। इसका मतलब ये है कि वास्तविक रूप में किसी भी विधेयक को अधिनियम बनने के लिए वहां 3 वाचनों से गुजरना पड़ेगा। 3 वाचन, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, 3 वाचन होंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। वैसे देखा जाए तो वास्तविक रूप में सभी जगह 3 तो वाचन होते हैं, एक समिति स्तर होता है और इसके बाद में हम मूलतः देखें कि वहां का जो राज्याध्यक्ष होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं, उसके बाद में एक विधेयक अधिनियम बनता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ब्रिटेन में यह भी एक परंपरा है कि कानून बनने से पहले विधेयक के 3 वाचन आवश्यक होते हैं। मतलब एक विधेयक अधिनियम तभी बनेगा जबकि 3 चरणों से 3 वाचनों से गुजर चुका है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगली परंपरा क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, धन विधेयक। नोट कीजिएगा, धन विधेयक पहले लोक सदन में शुरू किया जाएगा। समझ इसका मतलब, देखो चूंकि वहां जो ये लोक सदन है भाई संसद का प्रथम सदन है ना, या द्वितीय सदन है, प्रथम सदन है, ठीक है, जिसे निम्न सदन कहा जाता है। क्लियर? अब चूंकि जो लोक सदन है वो जनता का प्रतिनिधि सदन है,
और देखो यहाँ मैं एक सूत्र दे रहा हूँ कि पूरी दुनिया में कुछ अपवादों को छोड़ करके जो जनता का प्रतिनिधि सदन होता है सबसे पहले उसी के सामने धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। तो ब्रिटेन में एक परंपरा है कि धन विधेयक यदि है तो वह सबसे पहले लोक सदन में ही प्रस्तुत किया जाएगा। क्या? लोक सदन में ही भेजा जाएगा, लोक सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। हमारे भारत में धन विधेयक सबसे पहले कहाँ भेजा जाता है? लोकसभा में भेजा जाता है। तो हमारे यहाँ पर राज्यसभा जनता की प्रतिनिधि है या लोकसभा? भाई लोकसभा है। तो मैं कह रहा हूँ कुछ अपवादों को छोड़ करके आप ये निष्कर्ष निकाल लेंगे कि संपूर्ण दुनिया के अंतर्गत जो धन विधेयक होता है, क्या कह रहा हूँ, जो धन विधेयक होता है वह सर्वप्रथम कहाँ भेजा जाता है? जनता के प्रतिनिधि सदन के पास भेजा जाता है। तो ब्रिटेन में क्या है, वो लोक सदन के पास भेजा जाएगा। अब देखिएगा तीसरा जो बिंदु बन रहा है, मतलब तीसरा प्रकार परंपराओं का, वो क्या है? मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं। क्या? नोट कीजिएगा, मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं, मतलब कार्यपालिका के द्वारा जो कार्य किए जाएंगे उन कार्यों को करते समय इन अलिखित सूत्रों का, इन परंपराओं का, इन राजनीतिक आचरण के नियमों का, इन रूढ़ियों का, इन प्रथाओं को अवश्य ध्यान में रखा जाएगा। इनके आधार पर उनके द्वारा कार्य किए जाएंगे। मैं पुनः कह रहा हूं कि वास्तविक रूप में ब्रिटेन की राज व्यवस्था को संचालित करते समय इन राजनीतिक आचरण के नियमों को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि वहां कोई अनुच्छेद नहीं है। इसलिए संपूर्ण राज व्यवस्था का संचालन इन अलिखित सूत्रों के द्वारा किया जाता है। बार बार कह रहा हूं, अलिखित सूत्रों के द्वारा किया जाता है। ये राजनीतिक आचरण के नियम है, वही इन नियमों के आधार पर वहां की राज्य व्यवस्था कार्य करती है। तो तीसरी बात क्या है? मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं क्या क्या है भाई? नोट कीजिएगा। पहला क्या है? बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। क्या? पहला क्या है कि वहां जो प्रधानमंत्री बने कौन बनेगा? बहुमत दल का जो नेता होता है, मतलब जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। निश्चित है, तय है, सुनिश्चित है। ठीक है। दूसरी परंपरा क्या है कि प्रधानमंत्री लोक सदन का सदस्य होना चाहिए, राज्यसभा का नहीं। मतलब जो प्रधानमंत्री बनना है वह वास्तविक रूप में लोक सदन का ही सदस्य होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। यह भी वहां पर परंपरा है। अगली तीसरी जो परंपरा वो क्या है कि वास्तविक रूप में मंत्रिमंडल में जो निर्णय लिए जाएंगे उन्हें गुप्त रखने चाहिए। क्या कह रहा हूं? मंत्रिमंडल में जो निर्णय लिए जाएंगे उन्हें गुप्त रखना चाहिए। वास्तविक रूप में मंत्रिमंडल में जो मंत्रणा की जाती है इसकी गुप्तता की बात प्राचीन समय से की जा रही है। क्या हमारे भारत में मनु ने, कौटिल्य ने, शुक्र ने बात नहीं कही है? यस, कही है कि जब मंत्रणा की जाए तो वह गुप्त होनी चाहिए। ऐसी जगह मंत्रणा की जाए जहां पर वास्तविक रूप में किसी को उस मंत्रणा के बारे में पता ना लगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगली जो परंपरा है क्या है? मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या? मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका मतलब क्या है? देखो, चूंकि ब्रिटेन में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के आपसी संबंधों के आधार पर हम देखें तो वहां संसदात्मक शासन प्रणाली के प्रतिमान को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से निकलती है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और यहाँ जो उत्तरदायित्व होता है वह सामूहिक रूप में होता है। मतलब यहाँ सारे जो मंत्री हैं ये कहते भी हैं कि हम सब एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं। कहने का भावार्थ ये है कि वास्तविक रूप में संस्थात्मक शासन प्रणाली का जो मूल सिद्धांत होता है वो यही होता है, वही सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। नोट कीजिएगा, क्या? सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो ब्रिटेन के अंतर्गत भी मंत्रिमंडल संबंधित परंपराएं क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है कि एक मंत्री के विरुद्ध यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला जो बिंदु बन रहा है इसी पर आधारित है। अगली परंपरा क्या है? पांचवी, नोट कीजिएगा, किसी भी मंत्री के विरुद्ध लोक सदन में अविश्वास पास होने पर संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। नोट करें, किसी भी मंत्री के विरुद्ध लोक सदन में अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। क्लियर? तो बेटा मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि जो सामूहिक उत्तरदायित्व है ना, वो संसदात्मक शासन प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यहाँ हमें कहेंगे संसदात्मक शासन प्रणाली का मूल सिद्धांत ये है भाई, क्या? उत्तरदायित्व का सिद्धांत। ये आपको ध्यान में रखना है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मूल सिद्धांत क्या होता है? स्थायित्व का सिद्धांत। क्योंकि वहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से घनिष्ठ रूप में संबंधित नहीं होती है।
कहाँ? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। और जो कार्यपालिका होती है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, ध्यान रखेंगे। जबकि संस्थात्मक शासन प्रणाली में भाई कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ जो मंत्रिमंडल है किसके प्रति उत्तरदायी होता है भाई? लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मतलब लॉर्ड सभा के प्रति नहीं है, किसके प्रति है? लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होगा। एक बात को आपको ध्यान में रखना है। और लोक सदन की प्रति उत्तरदायी का मतलब भी होता है संसद के प्रति उत्तरदायित्व। तो ये हो गई परंपराओं के प्रकार। अब यहाँ एक चौथा प्रकार और बनाया जाता है कि राष्ट्रमंडल से संबंधित परंपराएं। जैसे कहा जाता है कि वास्तविक रूप में जब राष्ट्रमंडलीय देशों का सम्मेलन होगा तो वहां पर उस सम्मेलन की अध्यक्षता राजा या रानी ही करेंगे। कहने का मेरा भावार्थ है एग्जाम की दृष्टि से इसका महत्व नहीं है, इसलिए हमने 3 ही बातें बताई। सम्राट से संबंधित राजनीतिक आचरण के नियम, संसद से संबंधित राजनीतिक आचरण के नियम और मंत्रिमंडल से संबंधित राजनीतिक आचरण के नियम। वास्तविक रूप में यही समग्र राज्य व्यवस्था हो जाती है। अगर हम पूरे ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम को समझना चाहते हैं तो मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ कि जो ये अलिखित सूत्र हैं, जो ये राजनीतिक आचरण के नियम है भाई, इनको आप तरीके समझिएगा। इनको मैं कह रहा हूँ कंठस्थ याद कीजिएगा। ब्रिटेन के संविधान को समझने में आपको कतई कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके बारे में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे प्रत्येक जो टॉपिक होगा उसके आधार पर ही होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी। अब यहाँ एक बात शेष रह जाती है, क्या? कि जो ये संवैधानिक परंपराएं हैं भाई, इनका पालन क्यों किया जाता है? तीसरा पार्ट बनाइए क्या कि संवैधानिक परंपराओं का पालन क्यों किया जाता है, क्या कारण है? कि लिखित नहीं है और इनका उल्लंघन करने पर कोई दंड की व्यवस्था भी नहीं है। उसके बावजूद भी वहां जनता हृदय से, दिल से इनका पालन करती है। तो ऐसी क्या खूबी है इनमें जिसके कारण इन संवैधानिक परंपराओं का जनता हृदय से सम्मान करती है, जनता हृदय से पालन करती है? देखिएगा, सबसे पहले हम डायसी की बात करेंगे। डायसी कह रहे हैं कि परंपराओं का पालन इसलिए किया जाता है, देखो आपसे एग्जाम पूछ लिया जाता है कि परंपराओं का पालन इसलिए किया जाता है कि कानून और परंपराएं परस्पर आश्रित हैं। क्यों है? क्योंकि वहां यदि परंपराओं का उल्लंघन किया जाता है तो इसका मतलब यही होगा कि कानून का उल्लंघन। क्यों? क्योंकि वहां पर वास्तविक रूप में लिखित है ही नहीं भाई। अब लिखित नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में परंपराओं का उल्लंघन ही कानून का उल्लंघन माना जाता है। और यदि बार बार परंपराओं का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे कानून का रूप दे दिया जाता है। तो डायसी का कहना है, देखो यहाँ डायसी वास्तविक रूप में वो विद्वान है जिन्होंने ब्रिटेन में विधि के शासन की अवधारणा दी थी। तो आप याद रखेंगे विधि के शासन की अवधारणा किसने दी है? डायसी ने दी है। विधि के शासन की अवधारणा के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? ब्रिटेन प्रसिद्ध है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये तो डायसी कह रहे हैं। अब दूसरा एक विद्वान है लावेल, नोट करें क्या? लावेल कह रहे हैं कि जो ये परंपराएं हैं, कौन सी संवैधानिक परंपराएं, इनका पालन इसलिए होता है क्योंकि वास्तविक रूप में इनका आधार, या हम ये कहें कि वास्तविक रूप में इनके पीछे लोकमत है। वास्तविक रूप में लोकमत का समर्थन प्राप्त नहीं, इन्हें जनता का समर्थन प्राप्त है। और भाई बताओ, जिन्हें जनता का समर्थन प्राप्त हो जाता है तो फिर उसका विरोध कौन कर सकता है? क्या कारण है कि आज ब्रिटेन में राजा का पद बना हुआ है? क्यों? क्योंकि जनता वास्तव में राजा को हृदय से प्यार करती है। यहाँ तक कि वहां की जनता नारा भी लगाती है कि हमारा राजा हो चिरंजीवी, हमारा राजा हो चिरंजीवी। इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति विशेष के रूप में वो राजा की लंबी आयु मांग रहे हैं, नहीं। इसका मतलब ये है कि वो राजा के पद को बनाए रखना चाहते हैं। और यदि ब्रिटेन की संसद राजा के पद को समाप्त भी करना चाहे तो ऐसा नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि वहां की जनता राजा को हृदय से, दिल से प्यार करती है, सम्मान देती है। इसलिए यहाँ जो लावेल है उनका कहना है कि ब्रिटेन में परंपराओं का पालन इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके पीछे जनता की शक्ति है, जनता का समर्थन है। ये दोनों बातें ध्यान रखनी होगी, डायसी और लावेल इसके बारे में क्या करें। अब हम सामान्य रूप में देखेंगे कि संवैधानिक परंपराओं के पालन का पहला कारण है कि परंपराएं उपयोगी हैं। परंपराएं उपयोगी किस लिए है? पहला बिंदु नोट कीजिएगा, परंपराएं उपयोगी। परंपराएं इसलिए उपयोगी हैं क्योंकि वास्तविक रूप में वहां पर लिखित अंश तो है ही नहीं, तो फिर वास्तव में वहां की राज्य व्यवस्था का संचालन भी किसके आधार पर होगा? परंपराओं के आधार पर ही होगा।
तो इसलिए वहाँ की राज्य व्यवस्था का संचालन ठीक से हो, इसीलिए वहाँ की परंपराओं का पालन किया जाता है। तो पहला बिंदु क्या होगा, परंपराएं उपयोगी है। दूसरा क्या है भाई, परंपराएं जन समर्थन पर आधारित है। देखो संवैधानिक परंपराओं का पालन वहां क्यों किया जाता है, क्योंकि इन परंपराओं को देखिएगा यहाँ आपके सामने है, इन परंपराओं को जनता का समर्थन मिला हुआ है। और जब जैसे जनता का समर्थन मिल जाता है, जनता की सहमति मिल जाती है, तो वही तो वैधता है भाई। इसका मतलब राज्य व्यवस्था वैध है क्योंकि जनता उसे स्वीकार कर रही है। तो इसलिए भी इन परंपराओं का पालन किया जाता है। क्यों किया जाता है, ज्यादा यहाँ समझाने की आवश्यकता नहीं है। परंपराएं जन समर्थन पर आधारित है, मतलब इन संवैधानिक परंपराओं को जनता का समर्थन मिला हुआ है और इन परंपराओं के आधार पर ही वास्तविक रूप में वहां के संविधान का विकास हुआ है, वहां की राज्य व्यवस्था का विकास हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा जो कारण है वो क्या है, परंपराओं ने संविधान की कार्य प्रणाली को सुगम बनाया है। क्या कह रहा हूं मैं कि वास्तविक रूप में तीसरा कारण ये है कि संवैधानिक परंपराओं ने संविधान की कार्य प्रणाली को सरल बनाया, सुगम बनाया। कैसे, क्योंकि वास्तविक रूप में ब्रिटेन के अंतर्गत निरंकुश लोकतंत्र से, या हम कहेंगे कि वास्तविक रूप में निरंकुश शासन से और लोकतंत्रीकरण, क्या निरंकुश शासन से लोकतंत्रीकरण की जो प्रक्रिया हुई है, इसके अंतर्गत संवैधानिक परंपराओं की भूमिका रही है। इसके लिए मतलब वहां आज राजा के हाथों को शेष शक्ति नहीं, मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि वहां के संविधान के विकास की एक गाथा है। क्या गाथा है कि निरंकुश राजतंत्र से वैधानिक राजतंत्र के रूप में परिवर्तित तो होना, अर्थात आज वहां राजा के हाथों में कोई शक्ति नहीं है, जबकि वास्तविक रूप में यहाँ जो लोक सदन है, इस लोक सदन में जो मंत्रिमंडल निकलता है, इन्हीं के हाथों में शक्ति है, इन्हीं के द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये वास्तविक रूप में परंपरा ने वहां की संविधान की कार्य प्रणाली को क्या बनाया, सुगम बनाया, सरल बनाया। मैं फिर कह रहा हूँ कि निरंकुश तंत्र में वास्तविक रूप में लोकतंत्रीकरण के रूप में प्रकट होना, क्या निरंकुश तंत्र का ही लोकतंत्रीकरण में परिवर्तित होना, इसमें परंपराओं की ही भूमिका रही है। क्या करो, परंपराओं की ही भूमिका रही है। चौथा क्या है, परंपराओं द्वारा कार्यपालिका का लोकतंत्रीकरण। क्लियर है बात। तो देखो वास्तविक रूप में देखा जाए तो वहां जो राजा है, प्राचीन समय में क्या था, उसके पास बहुत ज्यादा शक्तियां थी। जैसे हैनोर काल की बात हम करते हैं, लेकिन आज राजा के हाथों में कुछ भी नहीं है। तो वास्तव में जो कार्यपालिका है वह निरंकुश तंत्र के स्थान पर यदि लोकतंत्रीकरण उसका हुआ है, तो इसमें भी परंपराओं की भूमिका रही है। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला जो बिंदु बन रहा है इसका क्या है कि परंपराएं राजनीतिक खेल के नियम है, इसलिए भी इनका पालन किया जाता है। कि वास्तविक रूप में वहां का जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है, क्या पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है, वह इन परंपराओं के द्वारा ही संचालित किया जाता है। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अर्थात वास्तविक रूप में इन परंपराओं का पालन इसलिए किया जाता है कि राजनीतिक खेल के नियम है, मतलब वहां जो पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक व्यवस्था है, तो उसके अंतर्गत किसी भी रूप में कोई भी कार्य किया जाता है तो किसी न किसी रूप में उसका आधार ये संवैधानिक परंपराएं ही होती हैं। इसलिए पांचवा बिंदु हम बना रहे हैं क्या कि संवैधानिक परंपराएं राजनीतिक खेल के नियम है। क्या कह रहा हूं, राजनीतिक खेल के नियम है। कहने का भावार्थ यह है कि वहां किसी भी रूप में राजनीति से संबंधित कोई कार्य किया जाएगा, कोई गतिविधि की जाएगी, तो उसका मूल आधार ये परंपराएं होंगी, ये अलिखित सूत्र होंगी। इसी के साथ में ये जो रूढ़ियां हैं, संविधान की रूढ़ियां हैं जिन्हें कहा गया है, ये होगा, या ये राजनीतिक आचरण के नियम होंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आज हमने ब्रिटिश संविधान की जो संवैधानिक परंपराएं उनकी बातें की हैं, जिसके अंतर्गत 3 बातें बताई हैं। कानून और परंपराओं में क्या अंतर है, परंपराओं के प्रकार और परंपराओं का पालन क्यों किया जाता है। इसके बाद में यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण कोटेशन है ऑग और जिंक, क्या कह रहे हैं वो कि परंपराएं कानून के सूखे ढांचे पर मांस चढ़ाने का कार्य करती हैं। ये आपको कोटेशन महत्वपूर्ण रूप में ध्यान रखनी है। तो ये हो गया क्या ब्रिटेन की संवैधानिक परंपराएं। अब इसमें किसी भी रूप में आपसे एग्जाम प्रश्न पूछा जाए, मैं ये कहूंगा कि आपका आंसर गलत नहीं हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। अब यदि इसमें किसी भी रूप में आपको कोई परेशानी है तो कमेंट के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराइएगा। इसी के साथ मैं कहूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें
इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ में हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।